Hello, good morning, children. How are you all? I hope you all are good at your home. Today, we are going to start our in civics chapter 1, that is the Indian Constitution, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय संविधान। आपने बहुत बार सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बार बार आता है और आपको कई बार बताया भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसे किसने लिखा था, कौन हमारे जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जाते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है। और ऐसा क्यों है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि आपकी एक स्टोरी दी है समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो लेट्स पढ़ते हैं क्या है ये। In this chapter we are going to begin with the football, a game many of you have probably heard of or even played. इस चैप्टर के जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो एक फ़ुटबॉल के गेम से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा, खेला भी होगा। As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. आपने देखा फुटबॉल जो गेम होता है उसमें किसका यूज़ होता है, फीट का यूज़ होता है, जिसमें प्लेयर्स अपने फीट का यूज़ करके खेलते हैं। According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then it is considered a foul. जैसे कि आपको पता है कि फ़ुटबॉल के कुछ रूल्स होते हैं, अगर किसी प्लेयर के आर्म्स पे अगर टच हो जाता है तो उसे फॉल माना जाता है, एक्सेप्ट मतलब गोलकीपर को छोड़कर। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football. अगर प्लेयर्स जो है उस फुटबॉल को अपने हाथ में उठाकर भाग रहे हैं, उसको ऐसे खेल रहे हैं, तो उसे हम फुटबॉल गेम नहीं बोलेंगे। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. इसी तरह से बाकी जो हमारे गेम है, जैसे हॉकी है या फिर क्रिकेट है, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं खेलने के। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम, और इनके रूल्स आपने देखा होगा, हर एक गेम के रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो कि उस गेम के बारे में बताते हैं। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। देखो, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। कोई भी गेम है, अगर उसमें जो रूल्स होते हैं वही उसकी क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है, गेम की। Like these games, a society also has a constituted rules that make it what is and differentiate it from other kind of society. In large society in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is usually available in written form. जैसे हमने अभी गेम की बात करी थी, फुटबॉल गेम की, कि जैसे जिस तरह से फुटबॉल टीम होती है उसी तरह से हमारी सोसाइटी होती है। जैसे आप गेम खेलते हैं तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो गेम अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर समाज को सही रूप से चलाना है, अगर इफ़ यू वांट दैट कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छे से चले, ठीक है, तो यहाँ पे जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कुछ रूल्स को मानना पड़ेगा, ठीक है, उन रूल्स की उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तभी क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी और पीस बनी रहेगी। और जो भी मतलब लॉज बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, आपसी सहमति से। इसमें एक वर्ड है कंसेंसस, जिसका मतलब होता है आप आम सहमति, मतलब जिसमें लोगों की क्या होती है, सहमति होती है, जिसे सभी लोग मानते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए एक फ़ुटबॉल गेम का ये लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि similarly we can say that a society is also like a football team. Laws are required to govern the society. जैसे फुटबॉल गेम को खेलने के लिए हमें रूल्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमें सोसाइटी को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। और ये जो रूल्स हैं इन्हें लिखा गया है, जब हम उसे रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब रूल्स को रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। और इसमें व्हाट आर द अदर टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज आर द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, फंडामेंटल राइट
क्या होते हैं, सेकुलरिज्म क्या होता है। तो ये बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके बार बार आपकी ये सिविक्स वाले चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में बार बार आएंगे। तो हम इनको जो है टर्न वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा सबसे पहला है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश को एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। Today, most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी देश है, आजकल सभी देशों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कहा जाता है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक ही कंट्री हो। ये कंपल्सरी नहीं है। कुछ कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक होती हैं, कुछ कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें हैं, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने इंडिया के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और सबसे मेन बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो बना है डेमोक्रेसी से। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको बताया है। आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हिंदी में इसको लोकतंत्र कहते हैं, मीन्स जहाँ पे किसका राज होता है, लोगों का, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में आपको पता है अपने यहाँ पर वोटिंग सिस्टम होता है, हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस। फर्स्ट, इट लेस आउट सर्टेन रूल्स दैट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है उसको इस बेस पे बनाया जाता है जिसमें लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखा जाता है। मीन्स लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसा देश चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, ठीक है। और है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें और क्या क्या चीज़ें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होगा और इसकी जो बागडोर है वो किसके पास होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा होता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करें कि देश की जो बागडोर है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो देश का चलाने वाले हैं वो कौन है, वो जो बागडोर है देश की, वो किसी राजा के हाथ में है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में है या फिर पब्लिक के हाथ में है, ठीक है। ये सभी चीज़ें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, ठीक है। अब इसमें एक आपको दिया हुआ है नेपाल का केस है, दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं हम। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। आपको पता है हमारे नॉर्थ के ऊपर बॉर्डर पे है नेपाल। तो हम नेपाल की एक केस स्टडी देख रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ सकता है कि क्या होता है, मोनार्की सिस्टम क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है। रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, ठीक है। इसमें बताया है कि पहले के टाइम पे जो नेपाल था वहाँ पे क्या सा सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that final authority rested with it. जो इसमें बताया कि जो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि जो अथॉरिटी रहेगी वो किसके पास रहेगी, किंग के पास। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। जो नेपाल के लोग थे उन्हें ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था कि वहाँ का किंग जो है वहाँ के सभी डिसीजंस ले, वहाँ की जो अथॉरिटी वो किंग के पास हो। इसलिए लोगों ने काफ़ी सारे जो है ये लगा लो कि बहुत सारे मूवमेंट चलाए वहाँ पर, ठीक है। लोगों ने बहुत सारे आंदोलन करे ताकि वहाँ पर जो है ये मोनार्की वाला सिस्टम ख़त्म करा जा सके और नेपाल को भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जा सके। अ पीपल मूवमेंट नेपाल फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन 2006। और फाइनली जो है 2006 में है जो है लोगों ने जितना स्ट्रगल किया वो उनके
सक्सेसफुल रहा और 2006 में जो है एक नया संविधान, मतलब उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट करी गई। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव होना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बदलाव करे गए, जो वहाँ पर जो पावर थी वो किसको दे दी गई, वहाँ पे लोगों को दे दी गई, जैसे हमारे इंडिया में है। तो अब नेपाल भी एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। The reason that they did not want to continue with the previous constitution it because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो जैसा चाहते थे कि हमारा नेपाल ऐसा हो, उनके उनके पास पावर नहीं थी, वो उसको वैसा नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि पावर किसके पास थी, किंग के पास। तो इस वजह से लोग जो है वहाँ पे बहुत गुस्से में थे, उन्हें वो सिस्टम जो चल रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ये सब मूवमेंट चलाए, लोगों में एजिटेशन थी, इसी आक्रोश था कि किसी तरीके से सिस्टम को हटाना है, और फाइनली वो सक्सेसफुल भी हो गए। 2006 में जो है ये इसे डेमोक्रेटिक कंट्री बना देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया नेपाल जो है वो कब जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज in the constitution rule will change the game altogether. Nepal, by moving from monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutional rules in order to assure a new society. अब जैसे कि पहले जो है मोनार्की वाला सिस्टम था तो उसके हिसाब से सब कुछ चीज़ें चलती थी, तो नेपाल को अब डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया था। तो नेपाल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी चेंजेस करे गए, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उन्हें जो है बनाया गया। ठीक है, ताकि जो नए सोसाइटी जो बन रही थी उसमें उसे सही चलाया जा सके। दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। तो इसमें बोला कि 2015 में जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था इनका। द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलोबरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कैसे लोग जो है नेपाल के जो है अपना ये मूवमेंट चला रहे हैं ताकि इसे डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। The second important purpose of constitution to define the nature of a country's political system। जो दूसरा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट काम क्या है वो ये बताता है कि जो किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे हमने नेपाल के बारे में पढ़ा तो नेपाल में पहले किंग का रूल था, लेकिन बाद में क्या हो गए, उसके बाद में उसे डेमोक्रेटिक बना दिया गया। ठीक है, पावर किसके पास आ गई, लोगों के पास आ गई। Government or the constitution play a crucial role in lay out certain important guidelines that govern decision making within society। तो आपने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे बड़ा रोल होता है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी को चलाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और वो सभी रूल्स हमारे कहाँ लिखे हुए, रिटर्न लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर्स टू सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने बिहाफ पे जो है अपने लिए लीडर्स चुनते हैं। देयर इज़ ऑलवेज जो कि हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against it। अब देखो, जब किसी को पावर मिल जाती है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो अपने पावर का सही यूज़ करे। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है हम उन्हें पावर तो दे देते हैं लेकिन वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं ताकि जो है इनसे बचा जा सके। ठीक है, सोसाइटी को इनसे बचाया जा सके अगर इस तरह का कुछ भी होता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन। एक आपको समझाने के लिए इस चीज़ के लिए एक स्टोरी है, देखो नीचे एक क्लासरूम की स्टोरी है, देख लेते क्या है। Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not fond of to him. सुरेश जो है क्लास का मॉनिटर है और ही इज़ अ बुली। बुली मीन्स होता है शरारती लड़का, कह लो बदमाश लड़का। तो ये जो सुरेश है थोड़ा शरारती लड़का है। इस क्लासमेट्स और उसके क्लासमेट जो है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब क्या होता है कि मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम। अब जो मिसेस राव है उन्हें कुछ अर्जेंट वर्क काम आ जाता है तो उन्हें क्लासरूम छोड़नी पड़ती है। तो वो जाते हुए सुरेश को कह के जाते कि तुम्हें क्लास को क्या करना, माइंड करवाना है। सुरेश स्टार्ट पिकिंग। अब मैम तो चली जाती हैं, सुरेश क्या करता है, अनिल को खड़ा कर देता है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। बोलते मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा मिसेस राव से। व्हाट हैव आई डन? अनिल बता, पर मैंने किया क्या है तुम मेरी शिकायत कर रहे हो जो। When Mrs. राव रिटर्न्स टू द क्लास। जैसे मिसेस राव क्लास में वापस आती, मैम
While you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. वो आते ही क्या करता है, अनिल की शिकायत लगा देता है कि मैम आपके जाते ही जो है अनिल जो है बहुत तेज़ तेज़ बातें कर रहा था और सभी और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और और मैं बोल रहा था तो मेरी बातों को नहीं सुन रहा था. Anil, you will have to stay back after school today and write I will not disobey the class monitor 100 times. वो बोले तुम्हें क्लास के स्कूल के बाद तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें 100 टाइम्स जो है मॉनिटर को लिख के देना पड़ेगा कि आज के बाद जो है मैं क्लास क्लास के जो रूल्स है उनको फॉलो करूँगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा. बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग. वो कहता पर मैम मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं. तो कहने का मतलब है कि जिसको पावर मिल जाती है तो वो अपने पावर का मिसयूज़ कैसे करते हैं. ऐसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जैसे समझाने के लिए आपको बताया है कि जिन लोगों को पावर हम दे देते हैं तो उस पावर का मिसयूज़ भी करते हैं. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे सेफगार्ड्स हैं जो है बनाए गए हैं ताकि इन चीज़ों से हमारी सोसाइटी को बचाया जा सके. In a democratic country, the constitution often lays down rules that guards against misuse of authority by our political leaders. In the cast of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. अब ये जो हमारे लॉस हैं उन्हें हमें ऐसा फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में हमें मिले हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे. डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि. आपको याद हो आपने 7th क्लास में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, उसकी कहानी को पढ़ा था. अगर आपको याद आए तो वो एक दलित राइटर था और जो उसने अपने स्कूल टाइमिंग में जो चीज़ें उसने फेस करी थी उसमें 7th क्लास की बुक में लिखा भी हुआ है. इन द चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित. हमने पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर कि अगर ओम प्रकाश के साथ अगर भेदभाव हो रहा था, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन जो वो झेल रहा था उसके पीछे उसका कारण क्या था, क्योंकि वो एक दलित था जिसे हम SC कास्ट बोलते हैं. Read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने पढ़ा कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं. उसमें से एक फंडामेंटल राइट है जो है राइट टू इक्वालिटी. सभी को समानता का अधिकार है, जिसका मतलब होता है कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही कास्ट पे, ना ही रंग के आधार पर, ना ही किसी भी लिंग के आधार पर. मतलब कि वो लड़का है वो लड़की है इसलिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है, या वो उसका रंग काला है इसलिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर वो दूसरे धर्म का है या दूसरी भाषा बोलता है. मतलब कहने का है कि अगर कोई इंसान हमसे अलग है तो उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते. उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट मिला है, हमें इक्वालिटी का राइट है इसलिए. ठीक है, तो कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Another important function that a constitution plays at democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less power people or groups. The storyboard below demonstrate one such situation. अब तीसरा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, ये दावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये दावा करता है कि कोई भी जो है डोमिनेंट ग्रुप जो है वो किसी दूसरे लेस पावर जो कि लगा लो जो कि ताकतवर नहीं है, जो लोग चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो चाहे वो किसी भी टर्म में हो सकते हैं, तो उन्हें ना तो दबाया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि सभी को इक्वालिटी का राइट हमने जैसे पढ़ा था अभी. ठीक है, सबको अपना बोलने का अधिकार है, सब कुछ है. तो एक स्टोरी है, स्टोरी से हम आपको समझाने की कोशिश करी है. तो क्या स्टोरी है देखते हैं. द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन. लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज. क्या होता है कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि भाई गेम पीरियड जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम फुटबॉल खेलेंगे सभी, क्योंकि हमेशा शायद कोई और गेम खेलते होंगे, इसलिए उसने बोला कि आप फुटबॉल आज जो है बास्केटबॉल खेलेंगे. नो वी विल प्ले क्रिकेट. जो बॉयज़ हैं इसमें देखो कुछ गर्ल्स नज़र आ रही हैं, कुछ बॉयज़ नज़र आ रहे हैं, तो बॉयज़ कहते हैं नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे. वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी. तो जो देखो गर्ल्स है वही कहती है हमें हमेशा जो है वही गेम खेलना पड़ता है जो बॉयज़ चाहते हैं. क्यों? क्योंकि बॉयज़ क्या है मेजॉरिटी में है. तो इसमें एक टर्म यूज़ हुई है मेजॉरिटी. मेजॉरिटी क्या होती है, जिसमें सहमति जो है जिन लोगों की ज़्यादा होती है. मतलब कहने का मतलब है कि इस क्लास में बॉयज़ क्या है ज़्यादा है, गर्ल्स क्या है
कम है। तो बॉयज़ ज़्यादा है, इस वजह से उनकी बात मानी जाती है। तो बेचारी गर्ल्स जो हैं, अब इस उनकी क्लास में क्या हो गया, उनकी तो बात कभी सुनी नहीं जाती, क्योंकि मेजॉरिटी की बात मानी जाती है। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है कि जो मेजॉरिटी कहती है वही होता है। तो ऐसे ही एक सिचुएशन आपको समझाने के लिए इस चीज़ को एक क्लास का एग्जाम्पल लिया है। द टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड्स। अब आपस में बहस बसाई हो रही बच्चों की। गर्ल्स कहती है बास्केटबॉल खेलना है, बॉयज़ कहते हैं हमें क्रिकेट खेलना है। तो टीचर डिसाइड करती है, वो ये कहती है कि इसका एक ही सोल्यूशन है भाई, तुम अपने हाथ खड़ा करो कि कौन सा गेम कौन कौन कितने खेलने चाहते हैं। जैसे आपके साथ भी होता होगा, आपकी क्लास में आपकी टीचर पूछती है कि आप भी कहते हैं मैम गेम में जाना है, कभी आप ये कहते हैं मैम हमें स्मार्ट क्लास में जाना है, तो आपकी टीचर ये करती है कि कितने बच्चे चाहते हैं स्मार्ट क्लास में जाना चाहते हैं, कौन कितने बच्चे चाहते हैं इसमें। तो जो भी बच्चे ज़्यादा होते हैं वही जो बात मानी जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो सेम ऐसा कुछ इसमें भी हुआ है। ऑब्वियसली देर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। अब वो लड़कियाँ बोलती कि सीधी सी बात है, अगर मैम ऐसा करेंगी तो बॉयज़ तो पहले से ही ज़्यादा है, तो उन्हीं की बात मानी जाएगी। Such unhealthy situation can occur in democratic society too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. ऐसा ही कुछ जो है अनहेल्दी सिचुएशन, मतलब कि कुछ ऐसा ही जो है भेदभाव जो है हमारी सोसाइटी में भी होता है, जिसमें जो मेजॉरिटी वाले जो है ग्रुप होता है वो हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करते हैं, अपने डिसीजन को थोपते हैं। और माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ से उनके इंटरेस्ट मतलब उनके हित की बात कभी नहीं पूछी जाती कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें तो बस वो फॉलो करना पड़ता है जो मेजॉरिटी चाहती है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं ताकि माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा कभी भी ना हो, उन्हें जो है दूर ना रखा जाए किन्हीं भी चीज़ों से। उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें जो है हर चीज़ों से दूर रखा गया है, उनकी कोई सुनता नहीं है, उन्हें ऐसा कभी फीलिंग ना हो। तो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें कुछ वर्ड दिया है देखो डोमिनेशन के बारे में, कि जो डोमिनेटिंग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है, एक होता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो ये कंसेप्ट क्या है, इंटर कम्युनिटी क्या होता है। इंटर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि जैसा अभी हमने केस स्टडी ये देखी थी, जो स्टोरी थी इसमें गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ हो रहा था। इसमें क्या थी, बॉयज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, गर्ल्स की कम थी, इसलिए जो है टीचर्स ने बॉयज़ की बात मानी। तो ये क्या होता है, जो इस तरह का जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जैसे सपोज़ एक क्लास है उसमें 30 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। ठीक है। अब उस 30 बॉयज़ में से कुछ बॉयज़ जो है ये कह देते हैं कि नहीं हमें क्रिकेट नहीं खेलना है, हमें तो फुटबॉल, हमें तो बास्केटबॉल ही खेलने हैं। सपोज़ 5 स्टूडेंट्स ये कह देते हैं। तो क्या होता है कि आपस में ही बॉयज़ की क्या हो जाएगी, बॉयज़ आपस में ही जो है इस बात के ऊपर बहस बसाई करने लग जाएंगे। ठीक है। वो ये कहेंगे कि भाई तुम हमारे साथ, तुम एक लड़के होकर तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तुम गर्ल्स की बात मान रहे हो, तुम गर्ल्स वाला गेम खेलना चाहते हो। तो इस तरह के जो होते हैं डोमिनेशन, उसे हम कहते हैं इंट्रा डोमिनेशन। ठीक है। तो एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है। बाकी हम जो है बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपनी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।